Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। मेक्सिको में एक जेल है अल्टिपानो। फरवरी 2014 में वहां एक कैदी लाया गया। डील डॉल से मामूली दिख रहा था, लेकिन यह शख्स अरबों खरबों का मालिक था। पुलिस पिछले 13 बरस से इसकी तलाश कर रही थी। वो एक बार पहले भी जेल तोड़कर भाग चुका था, इसलिए इस दफा उसे भारी भरकम सुरक्षा वाली जेल में रखा गया। आधुनिक हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए। जेल के 10 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नेटवर्क को जैम कर दिया गया। बंदिश, हर सेल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इन कैमरों से जो फीड आ रही थी उसकी 24 घंटे निगरानी की गई। 24 बरस के इतिहास में एक भी कैदी इस जेल से भागने की हिमाकत नहीं दिखा पाया था, लेकिन ये सारे इंतजाम धरे रह गए। अटूट होने का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया जब 1.5 बरस बाद ही मामूली सा दिखने वाला वो व्यक्ति जेल से गायब हो गया। लिटरली उसने पांव के नीचे से जमीन खिसका दी थी। यह फरारी कितना बड़ा तमाचा थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका की सरकार ने उसके ऊपर 30 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। अल्टिपानो जेल के 13 वर्तमान और पूर्व टॉप अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। जेल के वार्डन को फौरन पद से बर्खास्त कर दिया गया और जब 6 महीने बाद उसे फिर से अरेस्ट किया गया, तब खुद मेक्सिको के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस अपराधी की गिरफ्तारी के बाद और कहा, मिशन पूरा हुआ, वो हमारे कब्जे में है। मेक्सिको से लेकर अमेरिका तक हंगामा मचाने वाला यह शख्स कौन था? उसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल में क्यों रखा गया? वहां से वो क्यों भागा? तीसरी बार अरेस्ट होने के बाद उसका क्या हुआ? और आज हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, बताएंगे आपको लल्लन टॉप के अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े कार्यक्रम दुनियादारी में। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। जैसा कि दस्तूर है, शुरुआत इतिहास से। साल 1957, मेक्सिको का सिनालोआ स्टेट लाटूना नाम के गांव में किसान परिवार के घर में पहली संतान पैदा हुई। नाम रखा गया अकीन गुज़मैन लोएरा। पिता घर चलाने के लिए खेती के साथ साथ चरवाहे का काम भी करते थे। जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ, सपनों का दायरा भी बड़ा हुआ। उसकी जिंदगी का एक क्या मकसद था, अमीर बनना, और उसके लिए चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े। 15 साल की उम्र में उस लड़के ने पहली दफा भांग की खेती की और बढ़िया कमाई हुई तो उसने इसी को अपना करियर बनाने की प्लानिंग की। उसने देखा कि सिनालोआ में फलने फूलने की ज्यादा गुंजाइश है नहीं। गुंजाइश कहाँ थी? घर से 850 किलोमीटर दूर गुआदलाहारा में। गुज़मैन ने अपना घर छोड़ा और साथ में अपना पुराना नाम भी। चूंकि उस लड़के का कद बाकियों की तुलना में छोटा था, इसलिए सब उसे उसकी लोकेलिटी में अल चापो के नाम से बुलाते थे। मैक्सिकन भाषा का शब्द हिंदी में इसका मतलब होता है बौने कद का व्यक्ति। अल चापो ने सिनालोआ छोड़ा जरूर, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसे वापस लौटना था भविष्य में अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए, लेकिन उससे पहले पहचान कायम करना जरूरी था। गुआदलाहारा में अल चापो को सबसे पहले हिटमैन का काम मिला, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। उसे तस्वीर दी जाती, पता बताया जाता, वो अपना काम पूरा कराता। कुछ ही समय में वो ख्यात हो गया, मशहूर हो गया। फिर उसे ड्रग्स की शिपिंग का इंचार्ज बनाया गया। उसका काम था ड्रग्स की सप्लाई पर नजर रखना। इसमें भी उसने फुर्ती दिखाई। अल चापो बहुत क्रूर था। अगर ड्रग्स की डिलीवरी वक्त पर ना हो तो वो अपने ही आदमी को जान से मार देता। लोगों में उसका खौफ होने लगा और इसका फायदा ये हुआ कि काम तेजी से होने लगा और अंततः गिरोह के मुनाफे का ग्राफ ऊपर जाने लगा। और फिर आई वो घड़ी जिसका इंतजार कई बरसों से हो रहा था। अल चापो को सुपर बॉस से मिलवाया गया। उसका नाम था मिगेल एनेल फेलिक्स गयार्दो। गुआदलाहारा कार्टेल का ये आदमी फाउंडर था, जिसे उसके चेले अल बेदरीनो के नाम से जानते थे। ये अल बेदरीनो क्या है? गॉडफादर। कहा जाता है कि मेक्सिको के इतिहास में उससे बड़ा ड्रग्स तस्कर कोई नहीं हुआ। अल बेदरीनो और अल चापो की मुलाकात का नतीजा क्या निकला? अल चापो को पूरे कार्टेल के लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज बना दिया गया। फिर 1985 का साल आया। यूएस ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीईए के एक एजेंट को किडनैप करके मार दिया गया और इसमें नाम आया अल बेदरीनो का।
इस मामले में उसे 1989 में गिरफ्तार किया गया और फिर उसके ऊपर कई मुकदमे ठांस दिए गए और 37 साल की सजा हो गई। अल-बद्रीनो के गिरफ्तार होते ही गुआदलहारा कार्टेल बिखर गया, अलग अलग गुट बन गए और इनमें से एक गुट की कमान आई अल चापो के हाथ। इस गुट का नाम रखा गया सिनालोआ कार्टेल। 1990 के दशक की तब तक शुरुआत हो चुकी थी। कोलंबिया के पाब्लो एस्कोबार का दौर बीत चुका था। अब अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी का सबसे बड़ा जरिया मेक्सिको था और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना अल चापो। ड्रग्स की दुनिया में उन दिनों एक कहावत थी, अल चापो की इजाजत के बिना कोई भी चीज मेक्सिको से बाहर नहीं जा सकती। अल चापो की सफलता की कई वजहें थी। मसलन सिनालोआ में उसने बहुत सारी इमारतें बनवाई। वहां के लोगों के लिए वो किसी देवदूत से कम नहीं था। वो अपने काम के प्रति क्रूर था, किसी भी किस्म की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करता था, चालाक भी था। उसने लंबे समय तक गुआदलहारा कार्टेल में काम किया था, ड्रग्स के बिजनेस की बारीकियां समझता था। इन सबसे इतर जो चीज अल चापो ने ईजाद की, उसने उसको ड्रग्स ट्रैफिकिंग का बेताज बादशाह बना दिया और वो था जमीनी सुरंगों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई। अल चापो बहुत कम माल सड़क के रास्ते भेजता क्योंकि वहां पुलिस और ड्रग्स एजेंसी का पहरा होता। बाकी के गिरोह यहीं पर मात खा जाते और अक्सर उनकी सप्लाई पकड़ी जाती। अल चापो के सितारे बुलंदी पर थे, लेकिन तभी एक कांड हो गया। 1993 में विरोधी गैंग से मुठभेड़ के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च के कार्डिनल की मौत हो गई। इस मौत का इल्जाम अल चापो पर आया, खूब सुर्खियां बनी। पहली बार अल चापो का नाम इतने बड़े स्तर पर चर्चा में आया था। सरकार पर प्रेशर बन रहा था उसके ऊपर इनाम घोषित किया जाए और ऐसा ही हुआ। और कुछ ही हफ्तों के बाद अल चापो को ग्वाटेमाला में पकड़ लिया गया। उसके ऊपर हत्या की साजिश, ड्रग्स की तस्करी और घूस देने का इल्जाम लगा और वो इसमें दोषी भी पाया गया और उसे हो गई 20 बरस की सजा। अल चापो को प्यूएंते ग्रांड जेल में रखा गया। ये जेल ड्रग्स के तस्करों को रखने के लिए खास तौर पर बनाई गई थी। इस जगह वो पूरे 8 बरस रहा और अय्याशी के साथ रहा, किसी भी चीज की कमी नहीं। जेल के अंदर से भी उसका कारोबार साम्राज्य चल रहा था। फिर एक दिन उसका मन उब गया और जनवरी 2001 में वो फरार हो गया। कैसे भागा, इसको लेकर 2 थ्योरी चलती हैं। पहली कहती है कि वो लॉन्ड्री वाली किसी गाड़ी में छिपकर जेल से भागा और दूसरी थ्योरी के मुताबिक उसने जेल के गार्ड को पैसे खिलाए और आराम से टहलता हुआ मेन दरवाजे से भाग गया। इनमें से कौन सा सच है इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि इतना तो तय था कि वो फरार हो चुका था। दोबारा पकड़ने में मेक्सिको की पुलिस को 13 साल लग गए और तब जाकर उसे अल्टिपानो की बियाबान जेल में लाया गया, जिसकी कहानी हमने शुरुआत में सुनाई। इन 13 वर्षों में उसने क्या किया? उसने सिनालोआ कार्टेल को शिखर पर पहुंचा दिया। 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में जितनी भी ड्रग्स की सप्लाई होती थी उसमें से 25% हिस्सा सिनालोआ कार्टेल सप्लाई करता था। गांजा, हेरोइन, मैथ, कोकीन जैसे ड्रग्स हर चौराहे पर मिल रहे थे। सिनालोआ कार्टेल का कारोबार सिर्फ मेक्सिको या अमेरिका तक सीमित नहीं था, वो यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका में भी अपनी पहुंच बना चुका था। तमाम छापेमारी और धरपकड़ के बाद भी सप्लाई इस कार्टेल की बढ़ती जा रही थी और अमेरिका जाहिर तौर पर लंबे समय से इससे परेशान था। वो मेक्सिको की सरकार पर दबाव बना रहा था। अमेरिकी एजेंट भी उसके पीछे लगे थे, लेकिन अल चापो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा था। कैसी फिल्मी लाइन बोल दी। 2009 में अल चापो फोर्ब्स के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ और वो इस लिस्ट में 2013 तक बना रहा। उस साल शिकागो ने अल चापो को नंबर 1 दुश्मन भी घोषित किया। फिर फरवरी 2014 में उसे 3 बार पकड़ने की कोशिश की गई। 2 बार तो वो भाग गया, पर तीसरी बार हाथ आ गया और वहां से गिरफ्तार कर उसे अल्टापिनो में रखा गया। लेकिन 1.5 बरस बाद जुलाई 2015 में एक बार फिर अल चापो को खोजने में पूरा मेक्सिको लगा था, क्योंकि बैरक का दरवाजा बाहर से बंद था। जेल के हर दरवाजे पर ताला था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से भी पता नहीं चल रहा था कि ये भागा कैसे भागा। बैरक की सीसीटीवी की फुटेज निकाली गई। इसमें जो दिखा उसने सबको हैरान किया। अल चापो अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम में गया, लेकिन वहां से वापस बिस्तर पर आया ही नहीं। बाथरूम देखा गया तो वहां बड़ा सा गड्ढा बना था। पुलिस अंदर गई तो पता चला कि नीचे 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है। सुरंग के अंदर एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। जहां पर सुरंग खत्म होती थी वहां एक सीढ़ी लगी थी। ऊपर एक मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सुरंग से भागने का आइडिया अल चापो का था। जिस तरह वो पुलिस से बचाकर ड्रग्स एक्सपोर्ट करता था, उसी तरह उसने खुद को बाहर निकालने की प्लानिंग की थी। लेकिन ये पूरा काम वो अकेले नहीं कर सकता था। प्लान को अंजाम देने के लिए किसी भरोसेमंद शख्स की दरकार थी और इसके लिए उसने चुना था अपनी पत्नी को, जिसका नाम था एमा कोरोनेल आइस्पूरो। एमा ने क्या किया?
उसने जेल के पास में जमीन खरीदी, वहां पर एक बिल्डिंग का काम शुरू करवाया और इसके बाद उसने अल चापो तक एक जीपीएस मशीन भिजवाई ताकि सुरंग खोदने वाले अपनी राह से न भटकें। एमा ने अल चापो की बेहतर देखभाल के लिए जेल के लोगों को पैसे भी खिलाए और आखिरकार जुलाई 2015 में अल चापो अल टपीनो से भागने में सफल हो गया। ये मैक्सिको के लिए शर्मिंदगी का विषय था। खबर आई कि राष्ट्रपति बहुत गुस्से में है। उन्होंने प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाने का हुक्म दिया और फिर 6 महीने बाद खबर आई कि मैक्सिकन मरीन्स के एक ऑपरेशन में अल चापो पकड़ा गया। छापेमारी के बाद वो कमरे की सुरंग से भाग निकला, लेकिन कार में भागते हुए उसे दबोच लिया गया। पकड़े जाने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने मरीन्स को धमकी दी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर 2017 में अल चापो को अमेरिका में प्रत्यर्पित कर दिया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। गवाहों ने अल चापो के गुनाहों की दिल दहलाने वाली कहानियां बयां की। एक गवाह ने बताया कि उसके करीबी को अल चापो ने जिंदा जमीन में दफन कर दिया। दुश्मन गैंग के आदमी ने अल चापो से हाथ नहीं मिलाया तो कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली। कोर्ट में पेश हुए दस्तावेजों के मुताबिक वो कम उम्र की लड़कियों को ड्रग्स देता था, फिर उनका रेप करता था और इन लड़कियों को बुलाता क्या था? विटामिन। आरोप ये भी लगते हैं कि अल चापो ने मैक्सिको के राष्ट्रपति को 5 अरब रुपए की घूस दी थी और ड्रग्स की तस्करी की कहानियां तो अंतहीन है। इस केस का फैसला आया जुलाई 2019 में। अदालत ने अल चापो को आजीवन कैद के अलावा 30 साल की सजा सुनाई। मतलब ये कि वो अब अमेरिका की जेल में ही मरेगा। उसे कोलोराडो की एडीएक्स जेल में रखा गया है। ये अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। 1994 में इस जेल को खोला गया और उसके बाद से आज तक यहाँ से एक भी कैदी भाग नहीं पाया है। इस पूरी कहानी का जिक्र आज क्यों? जब न्यूयॉर्क की अदालत में अल चापो के मुकदमे की सुनवाई हो रही थी, एक विजिटर अनिवार्य रूप से वहां पहुंचती थी और वो थी उनकी पत्नी एमा कोरोनेल। उसने बाद में आरोप भी लगाया कि जेल में उसके पति को टॉर्चर किया जा रहा है। फरवरी 2021 में एमा को वर्जीनिया के डलास एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी वजह, अल चापो को सजा मिलने के बाद पुलिस ने सिनालोआ कार्टेल से जुड़े कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया और उन्होंने बताया कि अल चापो के बिजनेस में एमा का बराबर का हाथ रहा है। उसी ने बताया कि जेल से अल चापो को भगाने की पूरी साजिश एमा ने रची थी। 10 जून को एमा कोरोनेल आइसपूरो ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को स्वीकार कर लिया। माना कि प्रशासन के पास जो सबूत हैं वो सही है। अब उसे आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है और इसके अलावा 75 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। एमा की कहानी क्या है? एमा कोरोनेल अमेरिका में पैदा हुई, बाद में मैक्सिको चली गई। उसके पास दोनों देशों की नागरिकता है। एमा के पिता सिनालोआ कार्टेल के लिए काम करते हुए जेल गए। जब 17 साल की थी तभी उसकी मुलाकात अल चापो से हुई। अल चापो उस समय 49 साल का था। जैसे ही एमा 18 साल की हुई, दोनों ने शादी कर ली। 2011 में उनके जुड़वां बच्चियां पैदा हुई। एमा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो अल चापो से मिली तब उसे ड्रग्स बिजनेस या दूसरे अवैध धंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि सबूत बताते हैं कि 2007 से 2019 के बीच एमा ने मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉपर्टी खरीदने में अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया और प्रोसिक्यूटर्स का इसी बिना पर कहना है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। एक वक्त था जब एमा को मैक्सिको की सबसे ताकतवर औरत माना जाता था। उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था और आज उसे जेल के कमरे से निकलने की भी इजाजत नहीं है। सच ही कहा गया है, किसी बात है पर दुरुस्त है, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है। यह था आज का दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी चिली से। चिली में लगभग 60% आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। इसके बावजूद शनिवार 12 जून से राजधानी सेंटियागो में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सेंटियागो में लगभग 80 लाख लोगों की रिहाइश है। हेल्थ सिस्टम पर लोड इतना ज्यादा कि सिर्फ 30 आईसीयू बेड बचे हैं। मीडिया रपटों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने वाले 80% से ज्यादा मरीज वैसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लगाई। चिली में पिछले एक हफ्ते से रोजाना 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। चिली साउथ अफ्रीका के उन देशों में से एक है जिसने वैक्सीनेशन कोरोना में बढ़त बनाई थी, मतलब तेजी से वैक्सीनेशन करवाया था। यहां पर कोरोना की 5 वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल चुका है। दूसरी और आखिरी सुर्खी प्यूर्टो रिको से। बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी लुमा एनर्जी के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ और इसके बाद एक सब स्टेशन में आग लग गई, जिसके चलते राजधानी समेत कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। 10 जून को 7 लाख से ज्यादा लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। लुमा एनर्जी ने बताया कि घटना की जांच कर रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्यूर्टो रिको अमेरिका का हिस्सा है, हालांकि इसे अमेरिकी स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। पिछले एक महीने में किसी भी अमेरिकन टेरिटरी पर साइबर अटैक की ये तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले कॉलोनियल पाइपलाइन
और जेबीएस के सिस्टम पर साइबर हमला हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे जो वीकेंड के स्पेशल प्रोग्राम हैं उनको ज़रूर देखिए। इसमें नेता नगरी है, साइंसकारी है और भी तमाम शोज़ हैं। शुभ रात्रि।